एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्टा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को डिटेल में हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। हर 10 मिनट्स की वीडियो में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा जिसके थ्रू आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी। इन नोट्स में स्पेशली एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्रिस्प और कंसाइज वे में कवर है। तो चलो बिना देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सीधा पॉइंट पे आते हैं। इस चैप्टर में आप बात करोगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमारे लिविंग सिस्टम में ना दो तरह के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस में। आरएनए के कुछ और भी रोल्स हैं, जैसे ये मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चर और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, चाहे हम आरएनए की बात करें चाहे हम डीएनए की बात करें, बात तो हम न्यूक्लिक एसिड की कर रहे हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशन, 1869 पे इनको चलते चलते कहीं पर बैंडेड दिख गए। उस बैंडेड में इनको दिखी पस सेल्स। इन्होंने उस पस सेल्स को एनालाइज किया और उसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को इन्होंने न्यूक्लियन नाम दे दिया। फिर एक साइंटिस्ट आया ओल्टमैन ने कहा कि इस न्यूक्लियन का नेचर तो एसिडिक है, तो चलो इसको न्यूक्लियन की जगह न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब आज हमें पता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे बने हुए हैं? सपोज आपके सामने एक दीवार बनी हुई है, वो दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से, ब्रिक से। तो एक जैसी काफी सारी ब्रिक्स ने लग कर क्या बना दी? दीवार बना दी। तो वो जो वॉल है वो क्या है? पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स है। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो हम इसको बोल देते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोले तो न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 कंपोनेंट से। बिल्कुल याद कर लो, क्लास में ही सब कुछ याद करते हुए चलो। टीचर का काम है तुम्हारा काम आसान करना, तो अगर मैं तुम्हें क्लास में ही याद करवा पा रही हूँ तो तभी इस चैनल पे रहना, वरना नहीं रहना। तो देखो याद कर लो, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। फिर अगर हम सिर्फ 2 ही कंपोनेंट को लेकर चले, जैसे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को, फिर हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। कैसे याद रखोगे? न्यूक्लियोसाइड में एस है, एस का मतलब सेकंड का मतलब 2, यानी जिसमें 2 ही चीजें मिले, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। अब अगर इन नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के साथ मैं फॉस्फेट भी लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड। टाइड, टी मतलब 3 मतलब ये 3 कंपोनेंट इसमें मिलेंगे। और यही न्यूक्लियोटाइड की चेन को, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलो 5 कार्बन की एक शुगर होगी, पेंटोस शुगर होगी। उसमें एक जगह तो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, किस बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और एक जगह फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, किस बॉन्ड से? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या एलिमिनेट होता है, ये आगे पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ पर ये रट्टा तो आप लगा ही लो, क्योंकि नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और बोर्ड में भी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स वगैरह में और बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है। तो देखो एक एक करके सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिडिन। याद रखना, पायरिडिन 6 मेंबर की रिंग है और प्यूरिन क्या है? प्यूरिन 9 मेंबर की रिंग है। पायरिडिन सिंगल रिंग है और यहाँ पर 2 रिंग आपस में जुड़कर एक रिंग बनाती है। तो देखो पायरिडिन क्या है? 6 मेंबर की रिंग है, जहां पर अब नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा। याद रखना नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट होगा, तो 1 से 6 तक ओड नंबर लिखो, 5th को काट दो, 1st और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ओवरऑल आप देखोगे पायरिडिन में आपको 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे। 3 तरह के पायरिडिन आप पढ़ते हो, एक है साइटोसिन, दूसरा है यूरेसिल और तीसरा है थाइमिन। ये स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बनाया। इसको देख लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका कुछ भी गलत ना हो। इंटरकनेक्टेड करते हुए चलना होता है सिलेबस को, ये नहीं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसके स्ट्रक्चर नहीं दिया तो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम की डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, कुछ भी आ सकता है, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो देखो इनको पहचानने का आपको तरीका बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो याद रखो, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इनको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन बोलेंगे। सब्स्टिट्यूटेड पायरिडिन क्यों? क्योंकि बेस रिंग तो पायरिडिन ही है, साथ में कुछ और ग्रुप्स यहाँ पर ऐड होंगे। याद रखना, जब भी कभी सिंगल रिंग होगी तो वो पायरिडिन होंगी, डबल रिंग वाले प्यूरिन होंगे। तो अगर आपको सिंगल रिंग पहचानने को मिली है तो इन्हीं तीनों में से कुछ होगा। और इन तीनों में से भी अगर आपको 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप मिल जाता है तो वो हमारे पास साइटोसिन है। साइटोसिन में आपको 2nd पोजीशन पे ऑक्सो और 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप मिलेगा, इसीलिए इसको 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिडिन भी बोलते हैं। यूरेसिल को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4th और 2nd दोनों पोजीशन पर ही क्या मिलेगा? ऑक्सो ग्रुप मिलेगा, इसीलिए इसको 2,4 डाई ऑक्सो पायरिडिन बोलते हैं।
अब आप थाइमिन को देखोगे तो थाइमिन का हूबहू स्ट्रक्चर यूरेसिल जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि थाइमिन में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए थाइमिन को आप मिथाइलेटेड यूरेसिल भी बोल देते हो। या फिर 5 मिथाइल 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, यानी 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन में अगर 5th पोजीशन पे आप मिथाइल ग्रुप डाल दोगे तो आपको थाइमिन मिल जाएगा। बस इसीलिए इसको 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं, या इसीलिए यूरेसिल को डी मिथाइलेटेड थाइमिन बोलते हैं कि दिखने में थाइमिन जैसा है पर बस 5th पोजीशन पे मिथाइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आगे आप देखते हो प्यूरिन्स। प्यूरिन्स 2 रिंग से मिलकर बनता है, एक तो पायरिमिडीन जैसी ही रिंग होती है 6 एटम की, और एक 5 एटम की इमिडाजोल रिंग होती है। ये दोनों मिलकर एक 9 एटम की रिंग बना देते हैं जिसमें 4 जगह पर नाइट्रोजन होगा। अगेन लिखना ऑड नंबर, पहले की तरह 5th वाले नंबर को काट देना, 1, 3, 5 और 7 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये बात? इसीलिए इनको सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स भी बोलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन को, क्योंकि बेस रिंग तो क्या है, प्यूरिन है, और साथ में कुछ ग्रुप ऐड है। तो देखो एडेनिन में 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लिखा होगा, इसलिए इसको 4 अमाइनो प्यूरिन भी बोले। अगर सिंगल रिंग और 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप हो तो साइटोसिन, अगर सिंगल रिंग और 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप हो तो एडेनिन। क्लियर है? अगर 2nd पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और 4th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप मिल रहा है तो 2 अमाइनो 4 ऑक्सोप्यूरिन आपको मिल जाएगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पेंटो शुगर। पेंटो शुगर क्या है? 5 कार्बन की शुगर। ये 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5वां कार्बन इधर ऊपर होता है। याद रखना आरएनए में यानी कि राइबोस शुगर जहां पर होगी वहां 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप इसे ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, ज्यादा रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल बना देता है। और वहीं जब आप डीऑक्सी राइबोस शुगर देखोगे जो कि हमें डीएनए में मिल रही है, यहाँ 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट है, तभी तो यहाँ लिखा है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन को हमने रिमूव करवा दिया। अब यहाँ एक OH ग्रुप एब्सेंट है, 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट है, तो ये लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है। आगे आप चलोगे, तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है? वो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सेल्स के अंदर एक्वस एनवायरनमेंट होता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप में, PO4 3 नेगेटिव। इसी की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसी की वजह से डीएनए एसिडिक इन नेचर है। तो देखो हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलोगे। याद रखना अगर मैं यहाँ पर एक प्यूरिन ले लूँ तो प्यूरिन का 9th नंबर वाला जो नाइट्रोजन है वो यूज होगा, और यहाँ पर जो शुगर है उसका 1st कार्बन, इन दोनों से एक मिलाकर एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो यानी शुगर और प्यूरिन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? 1,9N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। वही अगर एक पायरिमिडीन को मैं आपको जोड़कर दिखाऊं तो पायरिमिडीन के 1st पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम है और कार्बन का भी, मतलब शुगर का भी जो 1st कार्बन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर भी एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रट लो बिल्कुल, 3 बार पेपर में लिख लो। अगर मैंने बोला प्यूरिन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा तो आप बोलोगे 1,9N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अगर मैं बोलूंगी पायरिमिडीन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा तो आप बोलोगे 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1st पोजीशन पे शुगर की 1st पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच करना पड़ेगा, और 5th पोजीशन पे 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा। कैसे? यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। याद रखना ये एक एल्कोहल है, ये क्या है? एक एल्कोहल है, और ये एक एसिड है। एसिड और एल्कोहल के बीच में जब भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो यानी यहाँ पर हम इसको फोस्फो ईस्टर बॉन्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है 1st पोजीशन से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है 5th पोजीशन से फोस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बना देंगे। न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट जुड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। जैसे आरएनए में आप देखोगे, आरएनए में जो शुगर होगी वो क्या है? राइबोस शुगर। तो एडेनिन, एक नाइट्रोजनस बेस लिया आपने एडेनिन, उसके साथ आपने राइबोस शुगर 5 कार्बन की शुगर को जब ऐड किया आपको एक न्यूक्लियोसाइड मिला जिसको हम बोलेंगे एडिनोसाइन। इस एडिनोसाइन के साथ जब आप फॉस्फेट ग्रुप अटैच करोगे आपको मिलेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, AMP। सिमिलरली यहाँ पर ग्वानिन लोगे, राइबोस ऐड करोगे तो एक न्यूक्लियोसाइड आपको मिल जाएगा जिसको ग्वानोसाइन बोलोगे आप, और इसको जब आप फॉस्फेट इस पे मिला लोगे तो आपको ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट मिलेगा। ऐसे ही साइटोसाइन के साथ राइबोस ऐड करोगे तो साइटोसाइन, और साथ में फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो साइटिडाइलिक मोनोफॉस्फेट आपको मिल जाएगा। थाइमिन तो आरएनए में मिलेगा नहीं, तो यूरेसिल के साथ आप देख लो, यूरेसिल के साथ राइबोस शुगर जब मिलेगी तो यूरेडिन मिला देगी, ये न्यूक्लियोसाइड है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो यूरिडाइलिक मोनोफॉस्फेट।
यानी मेरे पास आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड क्या है, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया। सिमिलर केस में अगर मैं डीएनए की बात करूं तो वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होगा। अगेन नाइट्रोजनस बेस लो एडेनिन पेंटो शुगर के साथ जुड़ेगा। पेंटो शुगर यहाँ डीऑक्सी राइबोस है, इसने बना लिया डीऑक्सी एडिनोसाइन। अब यहाँ पर साथ में फोस्फेट जोड़ोगे तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट डीएएमपी। सिमिलर केस ग्वानिन के साथ होगा। आपको क्या मिलेगा, ग्वानिन को जब शुगर के साथ डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ जोड़ोगे तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन, साथ में फोस्फेट जोड़ा डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफोस्फेट। साइटोसिन के साथ आप डीऑक्सी राइबोस को जोड़ोगे डीऑक्सी साइटिडाइन, साथ में फोस्फेट को जोड़ोगे डीऑक्सी साइटिडाइन मोनोफोस्फेट। फिर आप थाइमिन के साथ डीऑक्सी राइबोस को जोड़ोगे डीऑक्सी थाइमिडिन आपको मिल गया, साथ में फोस्फेट जोड़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेगा डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफोस्फेट। तो डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। क्लियर है। तो देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको बनानी होगी, एक न्यूक्लियोटाइड आपने बना दिया। फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और फिफ्थ के साथ फोस्फोएस्टर बॉन्ड से। फिर देखो जब सेकंड न्यूक्लियोटाइड आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, सेकंड न्यूक्लियो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ वाला जो फोस्फेट है, ये भी आपस में अटैच होकर एक फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना देंगे। तो एक फोस्फेट से यहाँ पर दो फोस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, एक इसकी अपनी शुगर के फिफ्थ पोजीशन के साथ, एक ऊपर वाली शुगर के थर्ड पोजीशन के साथ। इसलिए इन क्योंकि एक फोस्फेट दो फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ हम बोल देंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड।